having diversity with such type of consensus in expression. लेकिन आप एग्जाम में ये गलती नहीं कीजिएगा, वहां या तो हिंदी लिखें या इंग्लिश में लिखें, एक ही भाषा में लिखें। यूपीएससी का खास कर अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो सेंटेंस के बीच में अंग्रेजी का शब्द ना लिखें, उसको ब्रैकेट में लिखें। अगर आपको एयर स्ट्राइक लिखना है तो ये नहीं कि भारत ने कश्मीर में एयर स्ट्राइक किया, कश्मीर में एयर स्ट्राइक, दैट इज रॉन्ग। जब तक एग्जामिनर रिपोर्ट नहीं करता है तब तक तो वो सही है, बट वंस दैट इज रिपोर्टेड, एक बार जब रिपोर्ट कर दिया तो उसकी बोर्ड होती है यूपीएससी का, जिसमें कि मार्क्स काट सकता है, एक आध बार किया तो क्षमा भी कर देगा आपको। लेकिन अगर एग्जामिनर ने रिपोर्ट नहीं किया तो नोबडी टेक्स केयर। मैं कई लड़कों को जानता हूँ, एक लड़के को अच्छे से जानता है जिसको पनिशमेंट मिला था और उसके कई नंबर काट लिए गए थे, और अगर वो नंबर मिलता तो हो सकता है वो पुलिस सर्विस में आ जाता, वो एलाइट सर्विस में चला गया। इसलिए यू मस्ट ट्राई कि जब लिखें तो हिंदी हो या इंग्लिश हो, और एयर स्ट्राइक हिंदी में लिखें, एयर स्ट्राइक जो उसका हिंदी या देवनागरी स्क्रिप्ट में होगा वो लिखिए, कोई हर्ज नहीं है। चाहे तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं एयर स्ट्राइक। तो आज हम आपसे जो बात करेंगे वो जैसा कि हमको इन लोगों ने कहा था, प्रमोद जी ने या आपके डायरेक्टर ने, एक दिन सर बच्चों को कुछ बता दीजिए, पढ़ा दीजिए। हम पढ़ाना छोड़ दिया है बहुत वर्षों से, दूसरे कामों में ज़्यादा रहे, पढ़ाने का काम छोड़ दिया। लेकिन आपको जब उन्होंने कहा तो मैंने कहा कि पढ़ाना तो भाई बीइंग टीचर हम लोगों का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अच्छा देखते हैं किसी को। तो इन्हीं लोगों ने हमको ये टॉपिक कहा कि इस पर कुछ बता दें आप तो अच्छा रहता। 3 रीजनल ब्लॉक के विषय में इन लोगों ने मुझको कहा था, नॉन अलाइंड मूवमेंट, तटस्थ या निर्गुट देश, और सार्क एक संगठन है जानते हैं आप, और तीसरा ब्रिक्स। तो हम इन 3 संगठनों के विषय में आप भी जानते होंगे, थोड़ा बहुत आपको बताएंगे। एक कॉमन बात जो हम, ये तो इन्होंने दिया है, इसका कॉमन पहले बता दें, ये 3 संगठन है। चौक देखिए, कलम होगा लिखने का? हाँ कर सकते हैं, लिखेंगे। हाँ, ये जो 3 संगठन हैं, नॉन अलाइंड, हमको क्यों नहीं आ रहा, उस पे नहीं होगा, इधर होगा। अच्छा, आप रखना होगा, टच नहीं होना चाहिए। नॉन अलाइंड मूवमेंट और सार्क और तीसरा ब्रिक्स। ये 3 संगठन की कुछ कॉमन विशेषताएं हैं, वो जरा आप समझिए मेरी बातों को, कि ये तीनों संगठन अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थितियों में आया, लेकिन तीनों का कॉमन ये है कि तीनों संगठन का गठन एंग्लो अमेरिका, यस, यूएसए, कनाडा, और पश्चिमी यूरोप, या बहुत कहें तो यूरोप एज ए होल, देशों की सहमति या सहभागिता के बिना है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते उनके अगेंस्ट में बना है, ये कहना कठिन है। लेकिन उनकी सहभागिता ना होना, लगभग यूरोप मान लीजिएगा, इस साइड के कंट्री हैं भी, लेकिन अधिकतर यूरोपीय देश, एंग्लो में कनाडा, यूएसए, इधर आप आए तो जापान है, सिंगापुर है, विकसित देश। तो कुछ आप ये भी कह सकते हैं इस तीनों संगठन का उदय, परिस्थितियां अलग अलग थीं, लेकिन ये सभी देश सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज की सहभागिता के बिना बनी है, तीनों उनकी सहभागिता के बिना, विदाउट देयर पार्टिसिपेशन एनी वे। लेकिन कहीं भी इनके रिजोल्यूशन में, कहीं भी इनकी एक्टिविटीज में कभी ये नहीं है कि हम उनके विरोध का संगठन खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि इन तीनों संगठन के उदय के पीछे जो आधार है, फाउंडेशन बेस, वो था कि डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी
एंड पीस ऑफ द रिस्पेक्टिव ब्लॉक्स। अन्य जो संगठन बने सभी, इनका विकास हो, इनके यहाँ शांति हो, संपन्नता हो, और ये मानवीय मूल्यों के लिए बने। आप कहेंगे उन लोगों को क्यों नहीं रखा? तो एक बेसिक अंतर ये था कि सोसाइटी, आप जानते हैं कि कॉलोनियल इरा के आने के बाद सारी दुनिया में पहले से भी समाज में सोशल डाइवर्सिटी था, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी इतने बड़े स्तर का नहीं था। और ये जब कॉलोनियल स्ट्रक्चर आया, मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगा धीरे धीरे, तो प्रिविलेज और अंडर प्रिविलेज ये वर्ग समाज में उभरने लगे। और उस उभरने का ही परिणाम है कि आज कुछ देश बहुत विकसित हैं, संपन्न हैं, और कुछ देश बहुत ही बुरे हालात में हैं। तो ये रीजनल संगठन जिनका है, ये वो देश हैं जो या तो बुरे हालात में हैं या फिर बहुत अच्छे स्थिति में नहीं। जैसे आप कहिएगा चीन और रशिया थोड़ी बुरे हालात में, इनकी स्थिति बहुत खराब नहीं है, इवन की ये यूगोस्लाविया जो पार्टनर रहा उस समय, लेकिन ये बहुत अच्छे नहीं हैं। हो सकता है सामरिक दृष्टि में अच्छे, अभी जो यूक्रेन वार चल रहा है, इसने एक चीज तो बताया कि साहब रशिया स्टिल इज लाइक ए सुपर पावर, लेकिन इसने ये भी बताया कि यूक्रेन इतना रेसिस्ट 10 दिन लड़ाई खींच कर लेता, ये बहुत आसान चीज नहीं था। जब भारत ने बांग्लादेश बनाने का निर्णय लिया तो इंडियन आर्मी की डॉक्यूमेंटेड आर्काइव्स रिपोर्ट है कि उन्होंने कहा था कि हम इनको, पहले कहा 1 महीना लगेगा, इसलिए वार को डिलेट किया गया, कहा था कि हम इसको 10 दिन में डिसाइसिव वार की फैसला करेंगे, एंड दैट हैपेंड। लेकिन रशिया का अपना जो इंटरनल इंटेलिजेंस रिपोर्ट था वो था कि ये वार अधिक से अधिक 3 दिन चलेगा, लेकिन यूक्रेन बिना नाटो की मदद का इसको 10 दिन तक खींच कर ले गया है। तो इसलिए ये सामरिक स्थिति से नहीं कहीं जुड़ा हुआ है। ये तीनों संगठन का पहला था गरीब अंडर प्रिविलेज देशों का संगठन, लेकिन विकसित और भी देशों के विरोध का कोई इनका उद्देश्य नहीं था। अपना इंटरनल डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, क्षेत्रीय सहयोग से आंतरिक विकास ही इनकी मंशा थी। और दूसरा एक महत्वपूर्ण बात यह था इनके गठन में कि यह सामरिक संगठन नहीं था, जियो स्ट्रेटेजिक नहीं था। एक भी संगठन भू सामरिक रणनीति की नहीं था। जैसे नाटो क्या है, कंप्लीटली जियो स्ट्रेटेजिक ब्लॉक है, ये उस प्रकार का ब्लॉक नहीं था। ना इस पर सामरिक गंध था, ना इस पे रेशियल गंध था, ना इसमें धार्मिक गंध था। इस दृष्टि से ये बहुत अच्छे संगठन तीनों विभिन्न परिस्थितियों में उभर कर आए थे। और तीसरा ये था, ये सभी संगठन 21वीं शताब्दी में अपनी पहचान स्थापित करना चाहते थे। इनके किसी न किसी रिजोल्यूशन से है कि हम आगे चलकर वर्ल्ड में अपनी अलग पहचान स्थापित करें। हमारे इस, जब आप वेस्ट यूरोप कहते हैं, एक्सप्लेनेशन है, वंस यू से वेस्ट यूरोप, आपके दिमाग में अपने आप आ जाता है वे देश जो कभी कॉलोनी बनाया, वो देश जो दुनिया में सबसे विकसित है, हर ढंग का तकनीकी शिक्षा किसी भी प्रकार का हो, इसलिए ये संपन्न देश हैं, वो देश जहाँ की मॉडर्न कल्चर, इंडस्ट्रियल एंड अर्बन कल्चर का विकास आपको दिमाग में अपने आप आ जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा आप सोचते हैं तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि अधिकतर यूरोपीय आबादी के लोग वहां गए, बसे, बाद में एशियन, यूरोप और अफ्रीकन भी गए। ये मूलतः कई प्रजाति गुणों के लोगों का, लेकिन ये विकसित है, इनमें टॉलरेंस अधिक है, इन्होंने मिलजुल कर अपने नए देश का विकास किया। तो नए देश का उदय था, कोई राष्ट्रीयता या राष्ट्रमान नहीं था पहले, ये देश बने। अब भारत राष्ट्र था, ये भी जान लीजिए आप, भारत की राष्ट्रीयता थी, देश नहीं था। देश सर्टेन इंटरनेशनल लीगल फ्रेम के अंदर कोई भूभाग अगर आएगा तो उसे देश या राज्य की मान्यता बनता है। लीगल फ्रेम अगर आएगा तो वो देश और राज्य बनेगा, लेकिन राष्ट्रीयता के लिए वो जरूरी नहीं है। राष्ट्रीयता जो है
वो एक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति होती है। हम इसके लिए मरेंगे, ये मरने के पहले एक विरासत, लगाव, भावनात्मक लगाव, ये सब जरूरत होता है। तो ये ना तो सामरिक दृष्टि से बनाए गए, लेकिन हाँ इनका एक बड़ा उद्देश्य था, एम्बिशन जरूर था कि हम आगे चलकर विश्व की राजनीति में, विश्व की इवन जिस भी प्रकार की हो आर्थिक व्यवस्था में एक बड़ी भूमिका निभा सकें। ये इनका साइलेंट ऑब्जेक्टिव था। लेकिन ब्रिक्स ऐसा संगठन रहा जिसका ये डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव था कि हम 2050 तक दुनिया का शक्तिशाली समूह बनकर उभरेंगे। ओ'नेल जो बड़े इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने बेसिकली उनकी ही इकोनॉमिक फिलॉसफी से सार कीजिए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, ब्रिक्स पॉलिटिकल, लेकिन जन्म जो ब्रिक्स का हुआ ओ'नेल, NEIL, ओ'नेल अर्थशास्त्री की इकोनॉमिक फिलॉसफी की वजह है। उन्होंने कई आर्टिकल लिखे 90 के आखिरी दशकों में, 99 में, 98 में, फिर 2000 ईस्वी के शुरुआती दौर में कई जगह कहा कि ये कुछ ऐसे देश हैं जो अगर एक साथ मिलकर विकास का सामूहिक प्रयास करते हैं कि 2050 तक ये दे विल बी द लीडर ऑफ द वर्ल्ड। इसमें उन्होंने कभी भी साउथ अफ्रीका को नहीं रखा था, बता दें। ये बराबर 4 देशों की वो चर्चा करते थे, ब्राजील, भारत, चाइना, रशिया। ये चारों अगर ये नहीं कहते थे कि सामरिक ब्लॉक बना रहे हैं, उन्होंने, उनकी इकोनॉमिक फिलॉसफी थी कि अगर ये चारों देश मिलकर विकास की कॉमन स्ट्रेटेजी अपना ले दुनिया भर में, तो खासकर उनके से WTO में इनके सर्वाधिक संसाधन है, लेकिन इनकी बातों को ज्यादा अनदेखी की जाती है। मतलब कई बार पहले तो चीन ज्वाइन ही WTO सबसे बाद में किया, फिर चीन ने कई बार धमकी दिया कि छोड़ देंगे, वी आर नॉट गिवन प्रॉपर हियरिंग। आज भी WTO पे कब्जा की जो कोशिश है, कहा कि ये चारों देश मिलकर आएंगे तो उस पर। और ओ'नील ने यह भी कहा इवन इट इज नॉट ओनली इकोनॉमिक पावर मे आल्सो इमर्ज एज ए पॉलिटिकल पावर। उन्होंने जियो पॉलिटिकल पावर नहीं कहा, पॉलिटिकल पावर, सामरिक नहीं, विश्व की राजनीति में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो इन्हीं परिप्रेक्ष्य में इन तीनों संगठनों का उदय हुआ। अब तीनों का समय देखें, समयावधि, टाइम, तो इसका उदय नॉन अलाइंड मूवमेंट या तटस्थ देशों का, निर्गुण देशों का उदय 20वीं शताब्दी के मध्य में होता है। 20वीं शताब्दी के मध्य में यह वह समय है, आपको मालूम होगा, जबकि शीत युद्ध अपने चरम स्थिति में था। दुनिया 2 खंडों में विभाजित था, 2 ब्लॉक्स में था, सुपर पावर कहा जाता था। और वो होड़ थी, हमारे अम्ब्रेला, हमारी छाया में कौन आता है, नहीं आता। ऐसे समय में नए आजाद होने वाले देशों ने जो बनाया, इसने संजीवनी की तरफ काम किया। और शायद निर्गुण आंदोलन नहीं होता तो 3rd वर्ल्ड वॉर हो गया होता। 3rd वर्ल्ड वॉर हो जाता। निर्गुण आंदोलन की सबसे बड़ी, नॉन अलाइंग मूवमेंट की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इसने सुपर पावर के मंसूबे को पर लगाम लगा दिया, क्योंकि ग्लोबल कम्युनिटीज वर नॉट कमिंग टू कोऑपरेट। ये एक बहुत बड़ी इसकी उपलब्धि थी निर्गुण आंदोलन का। सार्क पिछली शताब्दी के अंतिम दशकों का उपज है, माने 80 के बाद का ये उपज है। ये एक ऐसा संगठन बना इस बात का, इसमें अभी 8 देश हैं, प्रारंभ में 7 देश थे। ये बता दें, सार्क किसकी ब्रेन चाइल्ड है, कोई जानते हैं? सार्क इज द ब्रेन चाइल्ड, मां की उपज मुजीबुर रहमान। हाँ, शेख मुजीबुर रहमान, पहले राष्ट्रपति बांग्लादेश के। शेख मुजीबुर रहमान ने कई भाषणों में श्रीलंका में कहा, अपने देश में कहा, और उन्होंने आर्टिकल्स भी लिखे, ढाका टाइम्स में छपा, कई जगह छपा, कि दक्षिण एशिया के देशों को आगे आना चाहिए। और उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री कहा कि यू शुड टेक द लीड।
लेकिन आपको बता दें शुरुआती दिनों में भारत ने कोई बहुत रुचि नहीं दिखाई थी सार्क फॉर्मेशन में। भारत ने प्रारंभिक दिनों में कोई बहुत रुचि नहीं दिखाई, लेकिन बाद में भारत को रियलाइज हुआ कि एक ऐसा मंच हो सकता है कि हमारे दुनिया भर में हमारे महत्व बढ़ जाए। अगर इस संगठन को बनाते हैं तो माई इंपॉर्टेंस ग्रो, हमारा बढ़ेगा, तभी भारत ने इसमें रुचि लिया। हालांकि भारत का ये था कि सार्क का जो फ्रेम आ रहा है उसमें शायद ही कोई प्रॉपर पॉजिटिव काम हो सकेगा, ये एक अवधारणा थी प्रारंभ से ही भारत जैसे देश की, क्योंकि इसमें जो कंट्रीज आ रहे थे सबके साथ भारत का तनाव किसी न किसी रूप में था। जैसे नेपाल से उस समय तो मान लीजिए पैसिव कंटेस्ट था, लेकिन आज तो एग्रेसिव हो गया है। तो पाकिस्तान से तो एग्रेसिव था, श्रीलंका से जस्ट को कहिए कि डॉर्मेंट था, पैसिव में डॉर्मेंट था, क्योंकि शास्त्री जी के समय कुछ समझौते हुए थे, लागू ठीक से नहीं थे। बांग्लादेश नया ही बना था, लेकिन इसके बाद बॉर्डर की इतनी समस्याएं थीं, अब तो बहुत हद तक सॉल्व हुआ। और इनक्लेव प्रॉब्लम चारों तरफ से बांग्लादेश है, बीच में 2-4 गांव भारत का घुसा हुआ है, क्योंकि पार्टीशन थ्योरी पूर्णतः ज्योग्राफिकल प्रिंसिपल, पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट था। पार्टिसिपेशन प्रिंसिपल आर सिंपली बेस्ड ऑन रिलीजियस सेंसस, धार्मिक जनगणना। तो लगातार अगर हिंदू का गांव 3-4 तरफ से मुस्लिम गांव है, बीच में तो एक गलियारा देके उसको भारत से जोड़ दिया गया। और उसी ढंग से अगर मुस्लिम आया तो बांग्लादेश में हमको जहां तक लगता है कि करीब 64 गलियारे 64 बांग्लादेश के थे, यहाँ 64, और 100 से ज्यादा ही था भारतीय गलियारा उसके अंदर। इसी कैसे घुसा, मान लीजिए बॉर्डर आया, अब ये इंडियन विलेज है, यहाँ कई विलेज हैं जो इंडियन हैं, ये बांग्लादेशी है, यहाँ बांग्लादेशी है। अब आप ये समझिए कि यहां से यहाँ बांग्लादेश आना कितना क्लोज है, ये दूरी 1 किलोमीटर था, 1.5 किलोमीटर था कहीं। तो इस तरफ जो बांग्लादेशी है उसका सब संबंध इस तरफ है, खान पान, यहां तक कि मरखी और बच्चे के जन्म का भोज ये साथ करते थे। 1 किलोमीटर तक गांव देहात में ओरिएंटल कल्चर में सब कॉमन है। तब ये क्या करता था, दिन में ही इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को कुछ माल पत्तर दे देता था कि रात में टपा देना, फिर रात को इधर चले आएंगे। तो ये आंदोलन जो होने लगा, इससे ड्रग स्मगलिंग, इसी से बढ़ते बढ़ते आर्म्स स्मगलिंग और कई प्रकार के गलत काम शुरू हो गए। अब ये लोग इसी से, मान लीजिए झुंड से आदमी आ रहा है, झुंड में आदमी जब आ रहा है तो इधर के लोगों को निकलने में भी परेशानी अब होने लगी, तो टेंशन भी क्रिएट होने लगा बॉर्डर पर। तो खैर इसमें बहुत सॉल्व हो गया है प्रॉब्लम, लेकिन ये हम बता रहे हैं कि ये भारत की बहुत प्रारंभिक रुचि नहीं थी, लेकिन बाद में इंडिया टूक इम्पॉर्टेंट लीड। और जहां तक ब्रिक्स का है, जो मैंने पहले ये 21वीं शताब्दी की वजह है, और इन्होंने कहा भी कि 21वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण संगठन होगा। साउथ अफ्रीका को जोड़ दिया गया, क्योंकि देखिए उसमें इसके ऑब्जेक्टिव्स में एक बड़ा हो गया कि दिस ऑर्गेनाइजेशन विल वर्क फॉर रिफॉर्म्स इन यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधारवादी नीतियों के लिए काम करेगा। और देखिए इसमें जो 5 देश हैं, 2 को वीटो मिला हुआ है। अब भारत और ब्राजील बहुत बड़ा देश है जो आशा रखता है कि हमको वीटो मिलना चाहिए। अफ्रीका वाज नेग्लेक्टेड, तो इन लोगों को लगा सही अर्थों में, अगर अफ्रीका को लेते हैं तो साउथ अफ्रीका को, तो अफ्रीकन देशों में ये सबसे महत्वपूर्ण देश है। तो अफ्रीकन ब्लॉक, इन ब्लॉक, अफ्रीका की एक यूएनओ में नीति रहती है, इन ब्लॉक को वोटिंग करते हैं या किसी भी से बोलते हैं। नॉर्मली थोड़ा बहुत मतभेद तो सभी जगह होते हैं, लेकिन इसलिए इन्होंने दक्षिण अफ्रीका को जब उन्होंने रुचि दिखाई तो इसमें जोड़ लिया। तो ये वो देश हैं जो इकोनॉमिक पावर बनने की इच्छा रखते हैं और ग्लोबल पॉलिटिकल पावर में रुचि रखते हैं, और यूएनओ रिफॉर्म से
ये सब इनके मेजर ऑब्जेक्टिव हैं। इसलिए 21वीं शताब्दी का भविष्य बहुत इन पर निर्भर करेगा यदि ये संगठन मिलकर आगे बढ़ते हैं, खासकर संसाधनों के विकास में, मानव संसाधन में, पर्यावरण जो परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, कई मुद्दों पर हैं। तो ये तीनों संगठन गरीब और पिछड़े देशों के हैं और तीनों अपनी अलग अलग भूमिका रखते हैं, अलग अलग परिस्थितियों की वजह। आज की परिस्थिति में अगर राइट आज के हैं तो आज के हालात में एक बार फिर सबसे ज्यादा महत्व किसी का उभर गया है तो वह है नॉन अलाइंड मूवमेंट का। आज ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि जो यूक्रेन में वार हो रहा है, इट इज नॉट सिंपली ए वार। जब से सोवियत संघ का विघटन हुआ तब से सोवियत संघ पैसिव पॉलिटिकल पावर था, पैसिव स्ट्रेटेजिक पावर था। उसकी भूमिका विश्व में कम हो गई थी और पहले लोगों ने यूनिपोलर वर्ल्ड का बात जोरों से किया, ये दक्षिणी लेखकों ने, स्कॉलर ने यूनिपोलर वर्ल्ड, और अब एको हम द्वितीयोर नास्ति, अमेरिका या एवरीथिंग, इस प्रकार का। खासकर निक्सन के रिजिम में, जबकि वो डिसॉल्यूशन ऑफ सोवियत संघ हुआ, निक्सन उस समय राष्ट्रपति थी, तो निक्सन ने एक पॉलिसी ही दिया। उन्होंने वारसा में आके भाषण दिया। देखिए पहले वारसा पैक्ट के अनुसार वो एक सुपर पावर था सोवियत संघ। उन्होंने वारसा में आके भाषण दे दिया, वारसा के पार्लियामेंट हाउस में, कि आई एक्सटेंड पार्टनरशिप फॉर पीस, शांति के लिए सहभागिता। आप पूरे इस यूरोप के देश मेरे साथ जुटे और उनको बता दें, अमेरिका में सोवियत संघ में इतनी ताकत नहीं थी, टूट गया था, विखंडित हो गया था, कमजोर हो गया था खाद्यान्न की कि वो इसका विरोध कर सके। आज जो रूस कह रहा है कि हम यूक्रेन को डिजार्म कर देंगे, कोई न्यूक्लियर कंट्रोल नहीं रहने देंगे, कोई विदेशी सेना यहां नहीं रहेगी, इसकी संप्रभुता को हम नहीं हनन करेंगे, इसको रिस्टोर करेंगे, एक ऐसा देश जो तटस्थ देश रहे। तो दो सुपर पावर के बीच एक तटस्थ देश होता है। आज के रूस की नीति है कि मेरे दरवाजे पर, एग्रेसिव पॉलिसी, मेरे दरवाजे पर नाटो नहीं आवे, रहना है तो कुछ दूरी पर है, छुआछूत है उसको। आपको अगर यूरोप में रहना है तो लिव अ बिट अवे फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ रशिया। मतलब साफ है, बेलोरूसिया में नहीं घुस सकते आप, पोलैंड में आप नहीं घुस सकते, यूक्रेन में आप नहीं घुस सकते, लिथुआनिया में नहीं घुस सकते, इस्टोनिया में नहीं घुस सकते, फिनलैंड में नहीं घुस सकते। अभी देखिए फिनलैंड और स्वीडन को वार्निंग भी दिया है कि हम उसमें भी हमला कर देंगे। तो आज के समय में रूस यह साबित करने में लगा हुआ है कि हम जिंदा हैं, शेर अभी जिंदा है और हम में सुपर पावर की सारी क्षमता है। ये ऐसी स्थिति में अब क्या है, देखिए, अगर सुपर पावर राइवलरिज्म आगे बढ़ता है बिटवीन द रशिया और अमेरिका, तो फिर ये तटस्थ देशों पर भी दबाव बढ़ेगा। आप किधर हैं, उधर हैं, किधर। भारत में तो दबाव चल रहा है, बहुत देशों में चल रहा है। तो भारत ने अभी जो पॉलिसी अपनाई है वो पूर्णतः वही है जो तटस्थ और निर्गुण देशों की पॉलिसी हुआ करती थी। हम किसी भी ब्लॉक में नहीं जाएंगे, चाहे कितना भी हमें जो भी कीमत चुकानी पड़े। तो इससे ये लगता है कि तटस्थ देशों की भूमिका आने वाले वर्षों में बढ़ेगा। और आप ये भी गौर करें कि हम लोग कहते थे, या सारी दुनिया में है, कि चीन और रूस एक साथ आ गया है, लेकिन सोवियत संघ में चीन ने भी वही नीति अपनाई जो भारत ने अपनाया। सुरक्षा परिषद में या संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन ने भी लगभग बिल्कुल सेम पॉलिसी अपनाया जो भारत ने अपनाया। उसने ना तो वीटो का प्रयोग किया, ना उनका साथ दिया रूस का। सिंपैथी है, दैट इज अदर थिंग, वो हम उस पर नहीं है। तो मतलब तटस्थ देशों का, निर्गुण देशों का महत्व फिर एक बार 21वीं सदी में लगता बढ़ते जा रहा है।
अब जरा गौर से देखिए तटस्थ देशों में कितने, अब हम पहले जरा इसको बताएंगे, पहले नॉन अलाइंग मूवमेंट के कंट्री, इनका ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन दीजिए तो आप देखिए दिखा रहे हैं, ये इनका भौगोलिक है। और ये कौन देश है को बता सकता है? मंगोलिया है, यहाँ पर एक मंगोलिया है, नहीं तो बाकी सभी ये नॉर्थ कोरिया है। तो इस प्रकार से कुछ देश हैं, बाकी और हाँ कर दो जैसा, ठीक। छोड़ दिए भाई, ठीक तो था, छोड़ दिए, रहने दीजिए ना, छोड़ दिए हमको देखा, हट होने दीजिए, छोड़ दीजिए प्लीज। सी ये एक बेल्ट है, देखिए आप, एक लगातार बेल्ट में ये नॉन अलाइंड कंट्रीज के देश हैं। यहां भी देखिए पैसिफिक पैरेलल है, पैसिफिक के तटीय क्षेत्रों में है। और ये जो कलर आप देख रहे हैं येलो, ये ऑब्जर्वर स्टेट्स का पोजीशन है। तो वो हमारे से अभी लेटेस्ट क्या है, 120 कंट्रीज नॉन अलाइंड मूवमेंट से, इसका ब्यूरो ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट न्यूयॉर्क में है, हेडक्वार्टर्स को आप कह सकते हैं। और वहां जितने मेंबर कंट्रीज हैं उनकी संख्या 120 है। एंड 20 कंट्रीज आर ऑब्जर्वर्स। ऑब्जर्वर ये एक फुल फ्लेज मेंबर नहीं है, वो डिसीजन में भाग नहीं ले सकते हैं, वो सजेशन दे सकते हैं राइटिंग टू द चेयरमैन, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वो ऑब्जर्व करेंगे एक्टिविटीज को और अपना विचार वो लिखित कमिटी के सामने दे सकता है। तो इस प्रकार से अगर इनको भी मिला दें एक प्रकार की सहमति का, या मैक्सिको भी उसी में है, तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। लेकिन अगर सीधे एक्टिव लीजिए तो आपको बता दें कि इसके अंतर्गत 2021 ईस्वी में वर्ल्ड का 57% पॉपुलेशन आता है। नॉन अलाइंग मूवमेंट के अंतर्गत 57% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड और 36.1% ज्योग्राफिकल एरिया, इसमें अंटार्कटिका को छोड़कर स्थलखंड का 36% भाग या 57% जनसंख्या। और अगर आप जनसंख्या यदि सबसे बड़ा देश देखें तो स्वाभाविक